हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डेली का डोज 18 मई, जिसमें हम हर रोज़ 10 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को समाहित करते हैं, जो आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो इस महामारी के बाद जब फिर से एक पटरी पे जब सब जीवनचर्या आपकी आएगी, जब सभी अपने रूटीन में आ जाएंगे, तो परीक्षाएं भी एक बार शुरू हो जाएगी। और अभी का जो दौर है उसे आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे आप घर पर हो तो आपके पास काफ़ी समय मिलता है कि अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। तो हम करंट अफेयर्स के विषय में यहाँ पे चर्चा करते हैं। डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। और ऑप्शन है आपके सामने, पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा राजस्थान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे, चूँकि ये MCQ क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की गई है, जिसमें सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश के कोई भी पत्रकार हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो या फिर उस पत्रकारिता जगत से जुड़े शख्स हो, तो उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस फैसले में अगर वो ऑथराइज्ड हो, अनऑथराइज्ड दोनों तरह के अगर पत्रकार हैं, वो या तो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हो या फिर डिजिटल मीडिया के विभाग से बिलोंग करते हो, इस तरह के सभी पत्रकारों को, और डेस्क में पदस्थ जो पत्रकार साथी हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है, या फिर जो फोटोग्राफर है या फिर जो कैमरामैन है, इन तरह के सभी लोगों को जो पत्रकारिता क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है अगर वो कोरोना से पीड़ित पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी संपूर्ण विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है उसमें काफ़ी भयावह स्थिति का सामना हम सभी कर रहे हैं। इसमें या तो कोई अगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ये सभी एक फ्रंट वॉरियर्स के रूप में कोरोना और आपके बीच खड़े हैं, जो इस देश की सेवा पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। तो इन सब बिरादरी में पत्रकारों को भी हम अलग नहीं रख सकते। ये भी जगह जगह पे जाके और आपको देश में जो भी समस्याएं चल रही, इस बीमारी से कौन से देश में कितने लोग पीड़ित हैं, या जो भी स्टैटिक्स आपको मुहैया कराते हैं, वो इन पत्रकारों के ऊपर महती जिम्मेदारी होती है। तो इनके कल्याण के लिए अगर ये कोरोना से पीड़ित पाए जाते हैं तो इनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराने वाला जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो है मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये अक्सर PCS एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय मूल की निम्नलिखित में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका की सर्वोच्च ये संवैधानिक संस्था है, आप सबको पता होगा ये। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की वह कौन महिला है जिसे व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार, आप सीनियर इसको एडवाइज़र के रूप में देखें तो किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नीरा टंडन, दूसरा है मीरा चोपड़ा, तीसरा है कोमल अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है सुनीता टंडन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही उत्तर है वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइज़र अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और नीरा टंडन की बात करें तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ओबामा और बाइडेन, जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति हैं, इनके जो इलेक्शन कैंपेन हुआ करते थे उसमें नीरा टंडन की जो भूमिका थी वो डोमेस्टिक प्रपोजल्स बनाने में इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको इन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। और इन्हें अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन के प्रबंधन और बजट कार्यालय का नेतृत्व के लिए चुना गया था, लेकिन बीच में मार्च में देखा गया कि कुछ विरोध इनके ऊपर आने लगे, विरोध
कारी तत्व इन पे हावी होने लगे तो उन्होंने अपना नामांकन क्या किया, वापस ले लिया। अब नीरा टंडन पहले अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे नीरा टंडन काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, जिन्हें हाल ही में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है इनका नाम, नीरा टंडन की, जो भारतीय मूल की हैं, जिन्हें अभी व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। देखिए यहाँ रोवर का नाम आपको ध्यान रखना है, रोवर का नाम है जुरोंग रोवर। रोवर से तात्पर्य ये है कि अंतरिक्ष मिशन में भेजे जाते हैं जो रोवर, ये वहाँ पे पता लगाते हैं जी, अगर किसी ग्रह पे एक्सपीडिशन के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे रोवर के रूप में उनकी लैंडिंग होती है और उस ग्रह की दिशा दशा के बारे में ये अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा है भारत। तो जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, ये इसमें सही आंसर है चीन। ये आपको याद रखना है, जुरोंग रोवर जो है वो चाइना से संबंधित है। तो चीन का जो जुरोंग रोवर है ये 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो याद रखने की बात है, वो जुरोंग रोवर जो है वो चाइना के द्वारा प्रायोजित है और वह किस ग्रह के एक्सपीडिशन से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे मंगल ग्रह के एक्सपीडिशन से संबंधित है ये। और चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे अमेरिका का स्थान है, जो इससे पहले उसने 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। और ये जो नाम जुरोंग इसे सजेस्ट किया गया है, ये चीन में जुरोंग का अर्थ होता है अग्नि का देवता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि इस मिशन में जो रोवर का यूज किया गया मंगल ग्रह के मिशन के लिए, तो उसका नाम था जुरोंग रोवर, जो अपनी 7 महीने की एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। और ये मिशन किसका था, तो ये चाइना से रिलेटेड था। तो ये याद रखने की चीज़ है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन साइंस एंड टेक के सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जो चलती है, ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो विश्व स्तर पर हर साल आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन मैं बताऊँ, जूलिया गामा जो ब्राज़ील से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन है एंड्रिया मेजा जो मैक्सिको से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है एडलाइन कैस्टिलेनो जो भारत से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर है कि मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है, तो उनका नाम है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कहाँ की रहने वाली है, ये मैक्सिको की हैं, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें, तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1994 का जो साल था, उसमें भारत के तरफ से सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स चुना गया था। और उसी साल ऐश्वर्या राय जो बॉलीवुड जगत की जानी मानी अभिनेत्री हैं, उन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। 1994 में मिस वर्ल्ड का भी खिताब मिला इंडिया को और मिस यूनिवर्स का भी खिताब मिला। ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, इन दोनों को ये खिताब प्रदान किया गया था। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो अगर 2000 ईस्वी की बात करें, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया और लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कभी कभी एग्जाम्स में होता ये है कि जो इस साल के खिताब है उसको छोड़ के भारतीय संदर्भ में और भी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगर हाल ही में बात करें हम, तो मिस वर्ल्ड का खिताब जिस भारतीय ने जीता है वो 2017 में हरियाणा की मानुषी चिल्लर को दिया गया था। तो ये जो जानकारी है उसे आप याद रखेंगे। और 2020 की बात करें अगर हम मिस यूनिवर्स
कॉन्टेस्टेंट की, तो 2020 में ये एंड्रिया मेजा को दिया गया जो मैक्सिको की रहने वाली हैं, ठीक है। और इसमें जो इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया उसे ताज किसने पहनाया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो परिपाटी रही है, जो मिस यूनिवर्स चुनी जाती है या मिस वर्ल्ड चुनी जाती है, तो उससे पूर्व वर्ष में जो इस तरह के खिताब धारण करती हैं जो महिलाएं, वो उनको ताज पहनाती है। तो ये जो मिस यूनिवर्स चुनी गई एंड्रिया मेजा, उन्हें जोजी बिनी तुंजी जो 2019 की मिस यूनिवर्स थी, उन्होंने उसे ताज पहनाया। और जोजी बनी तुंजी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थी और इस तरह का खिताब अपने नाम करने वाली वो पहली श्वेत महिला थी। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर्स एग्जाम्स में, और पीसीएस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आगामी जेपीएससी का पेपर हो, यूपीपीसीएस का पेपर हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? देखिए फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स श्रृंखला में ये टेनिस का जो प्रतियोगिता है ये जगह जगह पे आयोजित की जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जिसे नोवाक जोकोविच को हराकर वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने 10वीं बार इटालियन ओपन का जो टेनिस टूर्नामेंट है वो जीत लिया है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है निकोलस कीफर, दूसरा ऑप्शन है महेश भूपति, तीसरा ऑप्शन है लिएंडर पेस और चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता दूं इसका आंसर डी होगा, राफेल नडाल। ये काफ़ी जाना माना नाम है टेनिस की दुनिया में, जो खेल जगत की दुनिया है टेनिस की, उसमें राफेल नडाल जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। और स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में, इसमें देखिए, इसमें जब खेल होती है, ये प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो कभी कभी तो 2 सेट 3 सेट तक जाता है ये खेल की जो प्रतिस्पर्धा है, और कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ये 12 सेट 13 सेट तक भी ये मुकाबला चला जाता है। तो राफेल नडाल ने 3 सेटों के मुकाबले में नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी और 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीत लिया। और यह चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट 10 या उससे ज़्यादा बार जीता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है जो स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है राफेल नडाल। अगर इनके कैरियर के उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी इन्होंने जीती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स सेक्शन से जो आ रहा है, इसे आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम किसी दिवस की बात करते हैं, अगर कोई एक विशेष दिन मनाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि हम उस दिवस के प्रति लोगों को, हम अपने समाज को, पूरे विश्व को जागरूक करने की बात कर रहे हैं उस दिवस के द्वारा। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं विश्व दूरसंचार दिवस की, ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस फ्रेंड्स आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 17 मई, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई। तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसमें वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, इस तरह के डेज और इवेंट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, विश्व दूरसंचार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाई जाती है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, ये इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है कि दूर दराज रिमोट एरिया के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूक करना है और उन तक इस सुविधा को मुहैया कराना है। उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस दिन का अगर उपलक्ष्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसमें इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न के द्वारा हम क्या करते हैं, तकनीकी दूरियों का कम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपसी संपर्क को बढ़ाने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए हम विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये
अभी का जो दौर चल रहा है डिजिटलाइजेशन का दौर है। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, आप एक क्लिक में आप विश्व के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। आज हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि पूरी दुनिया बस एक क्लिक दूर है आपसे। तो फ्रेंड्स, ये दिन आपको याद रखना है, ये डेट याद रखना है कि किस दिन को वर्ल्ड टेलीकॉम डे मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा 17 मई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड्स, अभी का जो दौर है इसमें संपूर्ण विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। तो इसमें तरह तरह से उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स की द्वारा, अगर हम इंडिया की बात करें तो घोषणाएं की जा रही है कि हम अपने लोग को सुरक्षित भी रख सके और उन्हें जीवित भी रख सके और एक बेसिक सुविधाएं उन्हें प्रदान करें इस संकट की स्थिति में, जब उनको घर में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है। जो इस कोरोना के चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, इस बीमारी के संक्रमण को तोड़ने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें घरों में रहना आवश्यक है। तो इस तरह की जो घोषणा की गई अभी हाल ही में, जिसमें बेसहारा बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखभाल का खर्चा उठाने की घोषणा की गई है, वह किस स्टेट के द्वारा की गई है? ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखरेख के लिए उनका खर्चा उठाने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए, जिनके बच्चे इस बीमारी की वजह से काल कवलित हो गए, जिनके जवान बच्चे, जिनका घर का खर्चा चलाने वाला वो एक ही आदमी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। तो यह जो घोषणा है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह की योजना की घोषणा करने वाला जो स्टेट है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख की व्यवस्था और उनके खर्चे को वहन करने की बात की गई है, तो वो दिल्ली वो स्टेट है, और जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व कृषि पर्यटक दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पे कृषि को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। तो यहाँ पे कृषि के प्रति हम एक जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 अगस्त, तीसरा 14 नवंबर और चौथा 16 मई। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 16 मई, जिसमें हम वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, ठीक है, कृषि पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में अगर हम बात करें तो इस दिवस का जो थीम है, इस दिवस का जो विषय वस्तु जिस पे फोकस किया जा रहा है वो है रूरल वीमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। इसमें क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जिसकी एक छवि उभर के सामने आए, और इसमें वीमेन सस्टेनेबिलिटी की भी बात करी है एक इंटरप्रेन्योर के रूप में। ठीक है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की बात की जा रही है, किसके द्वारा? एग्री टूरिज्म के द्वारा, कृषि पर्यटन के द्वारा। तो ये आपको याद रखने की बात है, इसकी थीम आप याद रखेंगे और वो डेट याद रखेंगे जब कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? देखिए, जलवायु से संबंधित जो मुद्दे हैं ये हमेशा से ही विचारणीय प्रश्न रहा है आज के विश्व में। ये विश्व भर के लिए एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि हम अपने जलवायु का संरक्षण कैसे करें और उसका पोषण कैसे करें, क्योंकि जलवायु का, अगर जलवायु परिवर्तन के जो भी इंडिकेशंस होते हैं, जिससे आप देखोगे कि ग्लेशियर्स जो हमारे हैं वो पिघलने लगे हैं, ये जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ने लगा है, एकाएक काफ़ी जो गर्मी के सीज़न में आप बेतहाशा गर्मी देखने को मिलता है, वैसे जगहों पे जहाँ पे
मतलब बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा महसूस की जाने लगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जलवायु के परिवर्तन में हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो कर रहे हैं अपनी गतिविधियों के द्वारा, तो उसके प्रति जागरूक बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों को सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो यह कौन सा देश है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है कि जलवायु का संरक्षण किया जाएगा कानून के द्वारा? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है नेपाल। आपको बता दूं मैं, इसमें जो सही उत्तर है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वह देश है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है, और वो इस तरह का गतिविधि करने वाला, इस तरह का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति कानून लाकर एक जागरूकता लाने की प्रयास कर रहा है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, हम देखते हैं कि विकास की दौड़ में हम अंधाधुंध बढ़ते जा रहे हैं, तो और आए दिन कहीं कहीं फैक्ट्रियाँ की स्थापना की जा रही है, पेड़ों को काट के वहाँ पे टाउनशिप बनाया जा रहा है, बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे उस जगह उस क्षेत्र विशेष का जो इकोलॉजी है उसे हम डिस्टर्ब कर देते हैं और उसका हम अनदेखी कर देते हैं, और कंक्रीट के बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति पैदा होती है। तो न्यूजीलैंड में ये काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन को एक कानून के रूप में लाया गया है और सभी को जलवायु परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी बनाने की एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि वह कौन सा देश है। ये विश्व का पहला देश है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानून लेकर आया है। तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में भी, पीसीएस एग्जाम्स में भी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? ये बहुत ही जाना माना नाम है और ये काफ़ी प्रतिभाशाली प्लेयर हैं जिम्बाब्वे के, जिनका नाम हीथ स्ट्रीक है और ये जिम्बाब्वे के कप्तान रह चुके हैं पहले। तो इन पे आईसीसी जो स्पोर्ट्स की सर्वोच्च संस्था है जो पूरे विश्व में स्पोर्ट्स की क्रिकेट की मॉनिटरिंग करती है, ठीक है, क्रिकेट से जुड़े जितने भी गतिविधियां उन पर इसकी नज़र होती है और उससे संबंधित जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो ये जारी करती हैं। तो अभी हाल ही में हीथ स्ट्रीक को कितने साल का बैन लगा दिया है, जो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 10 साल, दूसरा ऑप्शन है 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 4 साल और चौथा ऑप्शन है 8 साल। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है 8 साल। 8 साल के लिए हीथ स्ट्रीक को, जो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे, उन पर बैन लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके पीछे क्या मामला था, इसके पीछे मसला क्या था और इसकी वजह क्या थी कि आईसीसी ने इनके ऊपर 8 साल का बैन लगा दिया है, तो हीथ स्ट्रीक जो प्लेयर हैं ये इंडिया में जो आईपीएल का आयोजन किया जाता है उसमें ये कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच के रूप में इन्होंने एक पद संभाली थी। 2017 की बात है, ये 2017-18 की। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन इन्होंने पास किया था, अंदरूनी सूचना को लीक किया था, जो एक तरह से गैर कानूनी माना जाता है किसी भी प्लेयर के लिए जो अपने देश के या फिर अपने टीम के बारे में किसी दूसरे टीम को ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन हो वो देती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है। स्ट्रीक को 2016 से 18 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपों में पाया गया है। वैसे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो इनका कैरियर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इनका जो कैरियर स्कोर अगर हम देखें तो इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 100-200 के आसपास वनडे मैच इन्होंने खेले हैं, ठीक है। और ये टेस्ट में 1990 और वनडे में 3000 के आसपास रन इन्होंने बनाए हैं। और ये 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे
और ये IPL में सक्रिय थे, पिछले वर्षों में देखा गया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जिन 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा पर चर्चा की, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको करंट अफेयर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी और सब्जेक्ट से संबंधित, GS से संबंधित आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर राइज करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के प्रश्नों को अच्छी भली भांति से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर हम कल हाजिर होंगे आपके सामने नए 10 प्रश्नों को लेकर, डेली के डोज के साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें और मास्क लगाना न भूलें। धन्यवाद।